नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 के हल देखे थे। आज हम अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता के हल देखेंगे। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोदित पौधा खोद निकाला तथा परीक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकलकर आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यह पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? पुष्प, पत्ती, तना, मूल। तो इसका सही आंसर है मूल। अगला देखिए, दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। पत्ते के शिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, चित्र में पीपल का पत्ता दिखाया हुआ है। ये शिरान्यास है इस पत्ते का। इस तरह से इसकी शिराएं निकलती हैं। आप लोगों ने सभी ने पीपल का पत्ता देखा होगा। तो ये कौन सा शिरान्यास है? तो ये है जालिका रूपी शिरान्यास, क्योंकि प्राप्त डिज़ाइन में जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये जाली जैसी हमको क्या दिख रही है? शिराएं दिख रही हैं, इसलिए ये जालिका रूपी शिरान्यास है। अगला है, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का परीक्षण करता है। पीपल, आम, नीम, केला और घास। विद्यार्थी ने किस पौधे के समानांतर शिराविन्यास देखा होगा? तो केला तथा पीपल, आम तथा नीम, नीम तथा घास, केला तथा घास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केला तथा घास। अगला देखिए, ये यहाँ पर चित्र दे रखा है, क और ख। इसमें जड़, इसकी जड़ें देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है, जिन्हें क, ख, ग के रूप में नामांकित किया गया है? तो क, ख और ग। तो इसका सही आंसर होगा उसला जड़, पार्श्व जड़ें, रेशेदार जड़। अगला देखिए, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? पतली त्वचा, मोटी त्वचा, त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, पहला वाला, पतली त्वचा। अगला देखिए, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों के लता कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है। वह लता है आरोही लता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह की जो पतली लताएं होती हैं, ये किसी पौधे की सहायता से चढ़ती हैं। अगला देखिए, चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उनमें बीजपत्र, शिराविन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो ये यहाँ पर बीज देखिए, चित्र दिया है। ये है द्विबीजपत्री, जालिका, शिराविन्यास और मुसला जड़। यहाँ चित्र में देखिए।
अगला देखिए, सविता की माँ ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है। शाक, झाड़ी, वृक्ष, झाड़ी एवं वृक्ष दोनों, तो इसका सही आंसर है शाक। अगला देखिए, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती है। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? चित्र देखिए, इसमें इस तरह का जो वृक्ष होता है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इनमें भरना है। पहला है, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन कहा जाता है। दूसरा है, सामान्यतः एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास एवं द्विबीजपत्रीय पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। तीसरा है, विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। अगला है, पवित्र उपवन का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव जंतु, पेड़ों या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। अगला है, पौधों एवं जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट अनुकूलता अनुकूलन कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये रिक्त स्थान देखे। अगला देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनको दो दो उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो कठोरता क्या आधार पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए के आधार पर आएगा। कठोरता के आधार पर पौधे को 3 वर्गों में बांटा, शाक, धनिया, पालक, और दूसरा है झाड़ी, गुलाब, मेहंदी, तीसरा है वृक्ष, आम, नीम। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, दिए गए फ्लो चार्ट में क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिया है। पौधा, क्या इसमें पत्तियाँ हैं? फिर शिरा विन्यास, तो शिरा विन्यास क्या हो सकता है? समांतर जालिका रूप, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, रेशेदार जड़ और मूसला जड़, और उदाहरण है इसका घास और इसका गाजर। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। तो यहाँ पर ये तालिका पूरी की गई है। देखिए आप, पहले जंतुओं के नाम, फिर गति का प्रकार, फिर गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। तिलचट्टा, चलना उड़ना, और प्रयुक्त अंग है इसका टांग या पैर। पंख, टांग या पंख। केचुआ, रेंगना, काय से रेंगता ये? पैर से। गाय, चलना, पैर से। तितली, उड़ना, पंख से। फिर तोता, उड़ना, चलना, पंख, पैर दोनों से। छिपकली, रेंगना, पैर से। मेंढक, उछलना, रेंगना, टांगों से।
मक्खी चलना उड़ना पैर और पंख से, घोड़ा चलना दौड़ना टांगों से, मगरमच्छ रेंगना पैर से। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? तो स्थानीय समुदाय जैव संपदा का संरक्षण सामुदायिक संरक्षण के माध्यम से करते हैं। इसे समुदाय आधारित संरक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता को क्या कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्र के पेड़ पौधे और जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास और एक समानांतर शिराविन्यास दर्शाते हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये देखिए एक एक पत्ती का चित्र बनाया है, ये आपकी पुस्तक में भी है। ये पीपल की पत्ती है और ये शिराविन्यास जालिका रूपी और समानांतर शिराविन्यास का उदाहरण। ये चित्र आपको बनाना है, यहाँ पर इन बॉक्सों में ये चित्र बनाना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, बतख के पंजों में कौन सी विशेष संरचनाएं पाई जाती है और वह किस कार्य में सहायक है? तो बतख के पैरों में जालीदार संरचनाएं पाई जाती है जिससे वह पानी में आसानी से चल सकती है। अगला है प्रश्न नंबर 10, दिनेश अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? तो सुरेश द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से उत्तर दिए गए? तो उत्तर आएगा, गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के कुबड़ में वसा जमा होती है जिसे ऊंट पानी और ऊर्जा में बदलकर भोजन के रूप में उपयोग करता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, नीलगिरी के बुरांस और सिक्किम के बुरांस के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? समझाइए। तो नीलगिरी के बुरांश शंकु आकार के होते हैं जो बर्फबारी और तेज हवाओं में जीवित रहते हैं, और सिक्किम के बुरांश में मोटी छाल होती है जो ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं। अगला देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, चित्र में दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही हैं? क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखती हैं? तो पीपल की पत्ती है, केले की पत्ती है और लीली की पत्ती है। तो पीपल की पत्ती में जालीदार शिराविन्यास है, केले की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास है और लीली की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास है। अगला है प्रश्न नंबर 3, रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई। वहाँ उसने खुरपी की सहायता से पौधे की जड़ को नुकसान पहुँचाए बिना एक चने का पौधा और एक गेहूं का पौधा निकाला और दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़ें एवं पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का दिखाई दिया होगा? तो चने के पौधे में और गेहूं के पौधे में दो पौधे उसने निकाले हैं, तो और उनका क्या किया है? अवलोकन किया है। तो चने के पौधे में मूसलाजड़ और जालीदार शिराविन्यास होगा और गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ और समानांतर शिराविन्यास होगा। अगला है प्रश्न नंबर 14, का प्रकार है द्विबीजपत्री, मूसलाजड़, गाजर। उदाहरण है समूह ख, एक पत्री बीज, झकड़ा जड़ और गेहूं। इसका उदाहरण है।
तो समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं? तो बीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। और समूह ख के पौधों में क्या समानता है? तो एक बीजी पत्री पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है। अगला देखिए, मुसला जड़तंत्र। प्रश्न नंबर 15 है, मुसला जड़तंत्र एवं जकड़ा जलतंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए इनके चित्र। ये मूसला जड़ और रेशेदार जड़ है ना, इनके यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ये दोनों चित्र, यहाँ पर पत्तियाँ जड़ और ये जड़तंत्र और प्ररोह तंत्र। इसके बाद यहाँ पर आपको इन चित्रों को बनाना है इन बॉक्सों में। प्रश्न नंबर 16 देखिए, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या किसी पौधे के बीज, जड़ों के प्रकार, पत्ती के शिराविन्यास के में परस्पर संबंध होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हाँ, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और रेशेदार जड़ होती है। अगला है प्रश्न नंबर 17। शिक्षक ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को सेम, बल्लर एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। अब सेम, पहले छात्र को क्या बनाया है? सेम मतलब बल्लर और दूसरे को तरबूज। अब सेम, बल्लर तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर है, तरबूज के तने सीधे खड़े नहीं हो पाते, ज़मीन पर फैले रहते हैं, इसलिए उसे विसर्पी लता कहते हैं। और जो पौधे किसी के सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें आरोही लता कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माँ पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहाँ 2 कुबड़ वाला ऊँट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि अपने यहाँ के ऊँट में तो एक ही कुबड़ होती है, लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ क्यों पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कि लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ वसा जमा करने के लिए होती है, जो उन्हें रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, मटर और गेहूं के बीज को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए। बीजों का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मटर के बीज अपने आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, और मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है जिसे एक बीजपत्री कहते हैं। ये द्विबीजपत्री चना है और ये एक बीजपत्री मक्का है। अगला है प्रश्न नंबर 20, एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों के जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों को आधार बनाकर समझाइए। तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौगोलिक जलवायु और पर्यावरणीय स्थिति होती है, जो पौधों और जानवरों के विकास को प्रभावित करते हैं। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां इन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल होती है, जिससे उनकी जैव विविधता अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। अगला है
गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। क्यों? तो इसका आंसर है, गर्म रेगिस्तान में ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर होते हैं जो उन्हें गर्म रेत में चलने में मदद करते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान में ऊंट के पैर छोटे होते हैं जो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में मदद करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित स्थानीय पौधों का अवलोकन नीचे लिखे गए निर्देशों के आधार पर कीजिए। नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला और गुड़हल। तो बीज की प्रकृति, जड़तंत्र, तने की प्रकृति, शिरा विन्यास और अन्य विशेष लक्षण। तो यहाँ पर देखिए उत्तर। बीज की प्रकृति कैसी होती है? नीम की कड़वा, तुलसी की कसेला, आम की कठोर, बबूल की चपटे, आंवले की भी चपटे और केला गुड़हल छोटे, है ना। इस तरह से यहाँ पर ये तालिका आपको दी गई है। बीच में लाइन मान लीजिए इसमें खिंची हुई है। ये जड़तंत्र, तने की प्रकृति, शिरा विन्यास, अन्य विशेष लक्षण, ये सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखिए। दिए गए चित्र में को ध्यान से देखते हुए इनकी समानताएं और असमानताएं बताइए और इनमें पाए जाने वाले अंतरों का कारण स्पष्ट कीजिए। ये मैदानों में पाई जाने वाली बकरी है और ये पर्वतीय बकरी है। तो इनके बीच में हमें क्या बताना है? समानताएं और असमानताएं। तो समानताएं हैं कि ये दोनों कैसी होती है? शाकाहारी होती हैं। और असमानता में आएगा इनके आकार अलग अलग होते हैं। दोनों बोविडे परिवार से होती हैं और आवास में इनकी असमानताएं होती हैं। ये दोनों स्तनधारी होती हैं और सामाजिक व्यवहार इनके अलग होते हैं। दोनों में खूर होते हैं लेकिन उपयोग में असमानताएं होती हैं। आगे का देखिए, दूध, मांस, फाइबर, प्रजनन। दोनों दूध देती हैं, बाल अलग होते हैं, जलवायु अलग होती है, क्षेत्र और वजन अलग अलग होता है दोनों का। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य 1। भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, वन्य जीव वैज्ञानिकों की सूची तैयार कीजिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो वैज्ञानिक का नाम और चित्र, सलीम अली, इनके योगदान का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है। आपको यहाँ पर चित्र लगाना है इनका, सलीम अली का। इसके बाद इन्होंने पक्षियों की विविधता का अवलोकन किया। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्हें 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दूसरे हैं जानकी अम्माल, इनका चित्र भी आपको लगाना है। यह एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजीत कुमार, ये एक प्रसिद्ध वन जीव विज्ञानी है। उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र में काम किया है। डॉक्टर वी बालकृष्णन, इन्होंने दक्षिण पश्चिमी घाट के जंगली खाद रतालू की आनुवांशिक विविधता पर काम किया है। तो ये वैज्ञानिकों के नाम है। ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य था। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 2 है, अपने दादा दादी से चर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की को खोजिए जो कि दादा दादी के समय में दिखाई देते थे परंतु वर्तमान में कम अथवा नहीं दिखाई देते। ऐसे पौधे एवं जंतुओं के चित्र एकत्रित कर यहाँ पर हमें लगाना है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 3, भारत, इनके चित्र एकत्र करके एक स्क्रैप बुक हमको क्या करना है? तैयार करना है। अगला है, भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की तरह अन्य कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित किए, पता लगाइए और तालिका को पूर्ण कीजिए। तो
परियोजना का नाम है हाथी परियोजना। समय 1992 में लागू हुई है। उद्देश्य हाथियों की आबादी बढ़ाना और भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास हाथियों का संरक्षण। अगला है परियोजना का नाम घड़ियाल परियोजना, फिर गिद्ध संरक्षण परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना। इनको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तालिका आपके लिए तैयार की गई है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।